लिसनिंग, सबसे पहले बच्चा क्या करता है जब बच्चा बिल्कुल ही अभी अभी बॉर्न हुआ है, क्या वो सुनता है कि अरे क्या बोला जा रहा है इसको, वो रोता भी है, राइट। तो सबसे पहले ना वो सीखता कैसे, आप देखना, आप बोलते हो ना कि बेटा पापा बोलो पापा, मम्मी बोलो मम्मी, तो धीरे धीरे बोलता है। तो ये याद रखना सबसे पहली स्किल है लिसनिंग, कि बच्चा लिसनिंग करता है, कोई भी इंसान कोई भी हो लिसनिंग करता है पहले। इसलिए ना ये सीरीज में उसको ऊपर नीचे मत कर देना, मैं एक चीज बता दूं, ठीक है। तो LSRW इस तरह इसको याद कर लो। और सभी बच्चे मुझे जो भी अभी सुन रहे हैं, ये अभी तैयारी कर रहे हैं इस टॉपिक की, वो सभी नीचे कमेंट में लिखो LSRW, ताकि आपको ऐसे याद हो जाए। जब हम लिखते हैं ना, मेरा ये मानना है जब हम लिखते हैं तो हमें याद हो जाता है बहुत लंबे टाइम के लिए, इसलिए मैं हर काम लिख के करती हूँ, ठीक है। तो ये एडवाइस मेरी तरफ से आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी। Listening is an active process of receiving, understanding and interpreting स्पोकन लैंग्वेज। सबको पता है लिसनिंग जो है बहुत ही एक्टिव हमारी प्रोसेस, उसमें एक्टिवली हम सोच रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सारे वर्ड्स को जल्दी जल्दी डिकोड करते हैं कि अच्छा इन्होंने बोला ऐसे करना फिर डिकोड कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, फटाफट इमेजिनेशन करने हैं, हमारे जितने प्रीवियस नॉलेज है उसको भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फटाक से आंसर दे रहे हैं, ठीक है, या फटाक से हम उसको फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो ये बहुत एक्टिव होता है, ये ध्यान में रखना। देखो लिसनिंग में ना आप हमेशा ये आपको 2 टर्म्स पढ़ाई जाएंगी, हियरिंग और लिसनिंग। इन दोनों टर्म्स को आपको अच्छे से समझना होगा, और कहीं भी डिफरेंस अगर पूछे, इसमें नहीं लिखा है, मुझे याद आ गया क्योंकि जब मैं अपने डाइट में थी तो हमारे इसी तरह स्टार्ट हुई थी ये लिसनिंग की क्लास की, लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो आप में से अगर किसी को पता तो मुझे बताना कमेंट में कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी मैं बताना चाहूँ तो लिसनिंग एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस होता है, जिसमें हम समझते हैं चीज़ों को, कि क्या बोला क्या जा रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ और इसको सुनने से मेरा क्या फ़ायदा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना आप सब कुछ सुनो ही, कुछ चीज़ें तो नहीं सुननी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें मेरा फ़ायदा, सबको सोचना, और क्या लैंग्वेज बोली जा रही है उसको, जैसे कोई इंग्लिश बोल रहे हैं सामने वाला, आप क्या होता है हम लोग ना अपने मदर टंग में डिकोड करते हैं, तो वो चीज़ भी करना, ठीक है, क्या बोल रहा है सामने वाला, तो ये सबके लिसनिंग होती है, यानी सोच समझना कोई भी चीज़ जो आप सुन रहे हो। हियरिंग होती है बस सुन लिया, ऊपर से निकल गया, याद भी नहीं रहा। कभी हम क्लास में जाते हैं ना, जोन आउट हो जाते हैं, तो मैम पूछती है मैंने अभी क्या बताया, बताना जरा, तो एकदम आपको याद ही नहीं आता, क्योंकि आपने लिसनिंग थोड़ा ना किया था, आपने तो हियरिंग किया था, वो कुछ बोल रही हैं और आप अपने जोन में कुछ सोच रहे हो, अचानक से उन्हें दिख गया कि आप तो भाई क्लास में एक्टिव हो ही नहीं, तो उन्हें पता चल गया कि आप हियरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। और जब भी आपको क्वेश्चन आए ना कि लिसनिंग क्या है या लिसनिंग क्या कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप ऐसे लिखना, ठीक है, कि लिसनिंग ये होता है, छोटा सा, फिर नीचे आप 2 लाइन लिख देना कि हियरिंग इस तरह से अलग है, तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे कि आपको तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिसनिंग क्या होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस, क्या जरूरत है लिसनिंग की। देखो बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो अगर आप लिसनिंग करोगे, हियरिंग नहीं, लिसनिंग करोगे तो आपको समझ आएंगी चीजें, ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओगे। इसका क्या मतलब है कि आपको चीजें समझ में आएगी कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। अगर सामने वाला बोल रहा है कि ठीक से बैठो, तो इसका मतलब है आपको अपना पोस्चर सही करके बैठना है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि सामने बोल क्या रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है। वो आपको कुछ समझा रहा है, कुछ एडवाइस दे रहा है, बस ऐसी बातें हो रही हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो आपको समझ में आ रहा है ना, इसलिए लिसनिंग जरूरी है कि आपको समझ में आए चीजें। इंप्रूव करता है स्पीकिंग एबिलिटी। अगर आप सुनोगे कि जैसे कि बहुत कॉमन है, अभी चेंज हुआ है, कुछ लोग कहते हैं एजुकेशन, कुछ लोग कहते हैं एडुकेशन, सुना आपने, कुछ इंप्रूव किया अपनी स्पीकिंग में। अगर आपको कभी था कि ऐसा कंफ्यूजन कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को, पहले तो एजुकेशन बोलते थे, फिर एकदम से हमारा एक नया आया कि नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें एडुकेशन बोलना है। तो क्या हुआ, हमने सुना, लिसनिंग किया, सुना, समझा, उसके बाद क्या किया, हमने अपने बोलने में इंप्रूवमेंट लाई, राइट, समझे आप। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है लिसनिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंप्रूव करता है हमारी स्पीकिंग एबिलिटी को, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब क्या डेवलप करेगा इसमें, अगर हम चीजें सुनेंगे कि हम अपने दोस्त को क्या क्या बोलते हैं, जैसे बहुत से आपने लैंग्वेजेस सुने होंगे, ठीक है, मुंबई में दोस्त कुछ और बोलते हैं, आप साउथ की तरफ जाओगे कुछ और बोलते हैं, अलग अलग रीजन में कुछ और, तो वो सब ना आपको वोकैबुलरी होगी, आपको डेवलप होगी। अगर आप बहुत सी चीज़ें सुनोगे, अलग अलग लैंग्वेज की चीज़ सुनोगे, ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग कोरियन वो देख रहे हैं, मूवीज़ वगैरह, सीरीज़ वगैरह, तो वो चीज़ें कुछ वर्ड सीख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, वो एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवलप क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी, नए नए शब्द सीखना, अलग लैंग्वेज के शब्द सीखना, या सिनोनिम एंटोनिम सीखना, तो ये हमें इम्प्रूव करवाता है हमारी वोकैबुलरी, हमारी लैंग्वेज, हमारे प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंस में आता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप अपने तरीके से या अपनी तरफ से भी बहुत कुछ लिख सकते हो जो आपको मन करे कि ये भी इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, ऐसे पॉइंट में मत लिख के आना, छोटे छोटे हेडिंग बना के लिख सकते हो, पर एक्सप्लेन जरूर करना, ठीक है। या आपके लिए एज ए नोट है, इसको ये मत सोचना कि यही पेपर में लिख दोगे 3 पॉइंट तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसलिए मैं पहले बता दिया, पता नहीं कोई बच्चा अगर ऐसे लिखा है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। अब हम पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्या महत्व है इसका, क्यों हमें लिसनिंग ही करनी है, हम हियरिंग भी तो कर सकते हैं,
वही बात है, हियरिंग करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा। लिसनिंग करोगे तो बहुत सी चीजें समझोगे, सीखोगे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव है कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे मीनिंग, क्या बोला क्या जा रहा है। मैं अभी इतना मैंने स्लाइड्स आपको पढ़ाए, अगर आपने हियरिंग कर रही है या आप एक्टिवली लिसनिंग नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, सब सर के ऊपर से जाएगा, एग्जाम में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर आप नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, इमेजिनेशन नहीं करोगे, ठीक है, इमेजिनेशन से चीजें बहुत अच्छे से याद होती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आप लिखोगे नहीं, छोटे नोट्स अपने हाथ से लिख दो ना, एक बार ऑब्जेक्टिव लिख के बस लिख दो अंडरस्टैंडिंग, बस एक बार लिख दो। आपके माइंड में जो क्लिक करेगा ना एग्जाम के टाइम पे, वो तब आप मेरे को याद करोगे कि हाँ आपने बताया था, मैंने ये वीडियो देखते देखते ऐसे लिख दिया कि ऑब्जेक्टिव ये हो सकते हैं, क्या फायदा, फटाफट लिख दो, क्या करना है। ठीक है, मैं तो टाइम भी दे रही हूँ आपको। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा लिसनिंग का कि हम चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाएंगे कि पहले हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, हमारा एडवर्ब कहाँ आएगा, ठीक है, हमारे सेंटेंस कैसे फ्रेज होंगे, हमारे क्या क्या होंगे, सब कुछ हम स्ट्रक्चर समझ पाएंगे, कैसे बोलना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ हमारे लिखने में कैसे होगा, सब कुछ समझ पाएंगे ना। तो लिसनिंग में भी हम कुछ समझ पाएंगे कि कैसे बोलना है। ठीक है, साथ ही में टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे बोलना है। अगर आप अच्छे से सुनोगे, समझोगे, फिर आपने सुना, मैंने बोला, मैंने 2 लाइन बोली, फिर मैं हल्का सा पॉज ले रही हूँ ताकि मुझे आपके विचार भी समझ में आए। मैंने आपको बोला कि मुझे लगता है आजकल बारिश ज़्यादा ही हो रही है, तो मैं थोड़ा सा पॉज लिया। उसी समय आपको बोलना है ना कि हाँ मुझे भी लगता है बहुत ज़्यादा हो रही है, बट अच्छा है मौसम। तो आपको पता चलेगा लिसनिंग से कि कब आपको बोलना है, कब सामने वाले को टाइम देना है कि वो बोल ले। ठीक है, समझ में आ गया। और भी पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि यही बस लिख के आ गए। ऐसा अगर आपको लिसनिंग पे अगर बोल देना कि लिसनिंग क्या है समझाइए, उसके इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, तो इसी तरह आपको लिख के आना है अच्छे से। ठीक है, पाई चार्ट वगैरह बना सकते हो कि इतना क्वेश्चन हमें ये होता है, वो होता है, लिसनिंग का होता है। ठीक है, बहुत कुछ बना सकते हो, बार ग्राफ वगैरह बना सकते हो, या फ्लो चार्ट, मेरा फेवरेट, एग्जाम्स में फ्लो चार्ट जरूर बना के आया करो कि ऑब्जेक्टिव लिख के बादल बना दो, उसके नीचे से 2-3 एरोज निकालो और वहाँ पे हेडिंग लिख दो कि ऑब्जेक्टिव की हेडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग लिख दो, इंस्ट्रक्शन फॉलो लिख दो, ठीक है, रिस्पॉन्ड लिख दो, करेक्ट टाइमिंग लिख दो, ऐसे करके। तो इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा आपका आंसर शीट बनेगा। बाकी मैं बनाऊंगी वीडियो भी कि कैसे आपको आंसर रिप्रेजेंट करने हैं डीलेट वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा आगे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। लिसनिंग के भी टाइप्स होते हैं, ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आप सबको पता है। लिसनिंग 2 तरीके से होती है, एक तो हमारी होती है बिल्कुल ही एक्टिव लिसनिंग, आपने एकदम ध्यान से फोकस लगा पढ़ रहे हो क्योंकि कल परसों एग्जाम है और अभी आपने अगर एक्टिव लिसनिंग नहीं की तो एग्जाम में तो फिर आपकी री आ जाएगी, फिर आपको फिर से देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अभी आप कर रहे हो एक्टिव लिसनिंग, यानी अटेंशन आपने बिल्कुल ही मेरी तरफ दे रखा है, इस स्लाइड की तरफ दे रखा है, बिल्कुल आप ध्यान से सुन रहे हो कि मैम पढ़ा क्या रही है, दीदी पढ़ा क्या रही है। उसके बाद आप कभी कभी ऐसा फील भी करते हो, आप लेक्चर ले रहे हो, आपको पता है 6 महीने हैं एग्जाम में, क्या ही मैम, हम तो पहले 1-2 दिन पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। तब आप क्या करते हो, पैसिव लिसनिंग करते हो, बस जस्ट हियरिंग कर लेते हैं, अच्छा मैम ये बता रही हैं, चलो थोड़ा आपस में बात कर लें, फिर अच्छा फिर से ध्यान दे देते हैं कि मैम क्या, नहीं तो बीच में पूछ लेंगे तो पता नहीं चलेगा ना। तो पर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बता ही नहीं पाएंगे, तो आपने अटेंशन ही नहीं दिया, बस सुन रहे थे, देख रहे थे टाइम कब होगा, कब क्लास क्लब खत्म होगी, कब क्या कैसे होगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके की हमारी लिसनिंग होती है। अगर कभी भी पूछे एग्जाम में तो आप बता देना, एमसीक्यू में पूछे तभी बता देना। ठीक है, तो यानी कि एक्टिव लिसनिंग करनी है सबको। अच्छा कौन सा है, एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से अपना सारा अटेंशन, हमारे सारे सेंसेस को एक जगह लगा के ध्यान से सुनना है, क्या मैम बोल रही है, क्या सर बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या सामने वाला अपना क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको अटेंशन देनी है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है और साथ ही में रिस्पॉन्डिंग भी अच्छी करनी होगी। लिसनिंग के बाद रिस्पॉन्ड भी तो करोगे, लिसनिंग के बाद क्या आता है, स्पीकिंग तो आता है, सुनोगे तो बोलोगे अच्छा। ठीक है, समझ आए। पैसिव लिसनिंग बिल्कुल नहीं करनी, हेयरिंग होता है पैसिव लिसनिंग, यानी बस सुन रहे हो, आपको पता नहीं अभी क्या हुआ, आपको पता ही नहीं, अभी कुछ सामने से कुछ बोल के गया, आपने देखा हाँ मुंह तो चल रहा था, कुछ तो बोला पर समझ नहीं आया क्योंकि वो आवाज़ थी आपके कानों से निकल के चली गई, वो पैसिव लिसनिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे है हमारा रोल ऑफ लिसनिंग इन ओरल एक्सप्रेशन। ओरल एक्सप्रेशन यानी अभी तो यही हो रहा है ना, ओरली बोलना, मुंह से बोलना। ठीक है, इसको कहते हैं ओरल। तो इसके अंदर ये बताया, ये पूछा गया है कि रोल क्या है लिसनिंग का, कि लिसनिंग अगर हम सुनेंगे तो ये हमारे बोलने में कैसे इम्पैक्ट करेगा। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, घुमा फिरा के कुछ भी करके आ सकता है। ये बात ध्यान में रखना कि अगर कहीं पे ऐसा पूछे कि लिसनिंग या सुनने से आपके बोलने पे क्या असर होगा या बोलने में क्या आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी या रोल क्या है लिसनिंग का हमारे ओरल बोलने में, तो आपको ये भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी अपने तरीके से आप लिख सकते हो जो आपको लिखना है। लिसनिंग हेल्प्स इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर आप सुनोगे कि टमाटर को टमाटर नहीं बोलते हैं तो आप अच्छे से बोलोगे, राइट, आपको समझ में आएगा। तो वही बात है, अगर आप सुनोगे तो आप अच्छे से बोलोगे। तो इसी तरह जो लिसनिंग है वो हमारे हेल्प करता है, एक रोल प्ले करता है हमारे ओरल एक्सप्रेशन पे, हमारे बोलने पे। ठीक है, साथ ही में आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी अगर आप अलग अलग लैंग्वेजेस की चीज़ें सीखोगे कि होला का क्या मतलब होता है, हेलो होता है क्या, स्वाति खां का क्या मतलब होता है, नमस्ते होता है क्या, ऐसे कुछ है।
समझ रहे हो? तो बहुत से लोग सीखते भी है ना, सुनते हैं अलग चीज़ें, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा तो क्या होगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी। कभी भी ऐसा टाइम आया कि आपको वो चीज़, जो नॉलेज, कभी भी हम कहते हैं नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी नहीं, ये खुद का एक्सपीरियंस है। नॉलेज आप किसी भी चीज़ की ले लो, कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज की नॉलेज हो, ठीक है, कोई हमारी मेडिसिन की नॉलेज हो, आपका आईटी सेक्टर है पर आपने मेडिसिन की नॉलेज ली, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। अगर जैसे मेरे पास ऑकल्ट साइंस की भी नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है, बट मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो क्या आपको लगता है मेरी ये नॉलेज वेस्ट है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता बहुत सारी चीज़ें की मिल जो उस पर भरोसा करता है, राइट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत सारी वोकैबुलरी बिल्ड होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग जो ऑकल्ट साइंस में है, लाइक कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा ऑकल्ट साइंस किस फील्ड को कहा जाता है, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जैसी फील्ड्स को ऑकल्ट साइंस कहा जाता है। तो आज आपकी एक वोकैबुलरी बढ़ी, कैसे बढ़ी आपने सुना, ठीक है। चलो, जिसको पता था मेरे को बताया, मुझे तो पता था ऑकल्ट साइंस क्या होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, बोलने में आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। देखो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना तो अच्छा बोल पाओगे, पर जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा भी बोल पाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे शब्दों के भंडार है आपके पास, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छा सुनोगे, अच्छी चीज़ें सुनोगे या अच्छी आप वर्ड्स सुनोगे, सीखोगे, उसको ध्यान से लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग करोगे तो आपके बोलने में वो झलकेगा, ठीक है। अगर अभी मेरे पास कुछ अच्छे वर्ड्स आ जा रहे हैं बीच में, ये तो नहीं है कि मैंने पूरी स्क्रिप्ट बनाई, मैं उसको ऐसे रीड कर रही हूँ एक एक वर्ड, नहीं, मेरे पास है कुछ वर्ड्स, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मुझे एकदम से क्लिक कर रहा है कि अभी ये बोलना चाहिए, ये वर्ड अच्छा लगेगा, ये वर्ड से बच्चों को समझ में आएगा। कैसे? क्योंकि मैंने सुना है बहुत जगह ये सारी वर्ड्स के यूज़ करते हुए, पढ़ा भी है, राइट। तो इससे मुझे बोलने में भी कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसे एडवाइस लेंगे छोटी सी तो ले सकता है कि अगर आपको अच्छा बोलना है तो आपको अच्छा सुनना और क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। इम्प्रूव करेगा हमारे जो मॉडल्स, जो हमारे ना लैंग्वेजेस के कुछ मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव्स मॉडल्स ऑफ करेक्ट लैंग्वेज, कि सही से बोलना कैसे है। बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो लिखते थोड़ा अलग मात्राओं के साथ हैं, अलग वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स के साथ है, पर उसको बोला अलग तरीके से जाता है, ठीक है। कुछ रूल्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना, चीज़ों को समझने में बहुत आराम मिलेगा। अगर आप लिसनिंग करोगे तो आपको बोलने में बहुत मदद करेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। जो हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है ना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये बोलते हैं कि हम आपको ठीक से लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं करने देंगे। अब हम वो पढ़ते हैं। नॉइज़, अगर आपके इन्वायरमेंट में नॉइज़ है, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सुन रहे हो, पर आपके इन्वायरमेंट में नॉइज़ है बहुत, आपको ट्रैफिक की वॉइस भी आ रही है, कोई डीजे भी बज रहा है, ठीक है, कोई बर्तनों की आवाज़ आ रही है, कोई बच्चे लड़ रहे हैं उनकी, तो आपका जो लिसनिंग कर रहे हो आप, वो हेयरिंग में बदल जाए, यानी वो इफेक्ट करेंगे आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग को, ठीक है। अगर बोल भी रहे हो, अगर कॉल पे बात भी कर रहे हो, अगर मेरे बैकग्राउंड में सोचो बहुत नॉइज़ हो, कैसी वीडियो बनेगी? सुनाई देगा आपको कुछ भी? कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। अगर मैं इस वीडियो में कोई सॉन्ग लगा दूं, चाहे मैं थोड़े कम वॉल्यूम पे लगा दूं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट। तो ये याद रखना कि नॉइज़ अगर इन्वायरमेंट में है तो वो सुनने और बोलने दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन, अभी आपका अटेंशन ही नहीं है, अगर कि कोई वीडियो चल रही है, पढ़ना है, पेपर है, कुछ तो है, अटेंशन ही नहीं है, आप कुछ खाने में लगे हो, कल क्या पहन के जाऊंगा, एग्जाम है, क्या करूंगा, मैं को क्या खाऊंगा, रास्ते में आते हो अपने दोस्तों के साथ, इसी में अगर लगे हो तो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से आप ध्यान से सुन ही नहीं पाओगे, और सुन नहीं पाओगे तो फिर समझ नहीं पाओगे, राइट। और स्पीकिंग में भी यही होता है, आपने सुना ही नहीं, सामने वाले ने पूछा क्या, सामने वाले ने क्या पूछा, आपने बोला क्या, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम होगा। अटेंशन ही नहीं है, सामने ने बोला ठीक है ना, तो आपने बोला हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला वो कह रहा था कि वो आपकी पेन लेके जा रहा है, और वो चला गया, आप कॉल कर रहे हो, अरे एक ही पेन थी भाई, दे क्यों ले गया, तो वो बोलेगा तूने तो बोला था ठीक है ले जा, तो बोला अच्छा मैंने सुना नहीं, शायद तो सुना नहीं, तो बोला भी गलत, अफेक्ट किया ना। इसी तरीके से पुअर वोकैबुलरी, आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हो या उसकी तारीफ करना चाह रहे हो, आपके पास वोकैबुलरी ही नहीं है, आपने कुछ वर्ड का ऐसे यूज कर दिया कि सामने वाले के अंदर कुछ ऐसा हो गया उसको समझ ही नहीं आया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। आपने सामने वाले को बोला अरे बढ़िया लग रहा है, तो उसको लगा कि क्या लग रहा है, तो आपको समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि उसने इतना अच्छा कुछ पहना नहीं था, पर आपने बोले बढ़िया लग रहा है, तो हो सकता है ना कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए पुअर वोकैबुलरी की वजह से। अगर आप सामने को बोल रहे हैं कोई बात नहीं चिल कर, और वो बोले कि चिल क्या करना भाई, इतना स्ट्रेस हो रहा है इसमें चिल क्या करूँ, और आप ये बोलना चाह रहे हो कि चिल मतलब रिलैक्स कर, सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ, तो आपको वो वर्ड नहीं मिला, आपने बोला चिल कर, तो वो सोचेगा तुझे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तेरे साथ तो कुछ होता नहीं, मेरे साथ हुआ मुझे फर्क पड़ रहा है। तो हो सकता है कि पुअर वोकैबुलरी की वजह से आपके बोलने और सुनने में दिक्कत हो, और दिक्कत होगी तो फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, ठीक है। आगे क्या है, हमारे मदर टंग इन्फ्लुएंस, हो सकता है कुछ वर्ड्स में हमारे जो मदर टंग की जो एक टोन होती है वो आ जाए, ठीक है। अगर साउथ की तरफ के कोई आ गए हैं, वो हमसे हिंदी में बात करना चाह रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको लगे कि टोन आ रही है, इन्फ्लुएंस आ रही है, तो हो सकता है सामने को कुछ वर्ड्स, उस मात्राएं कुछ अपने तरफ से ऐसा लगा दे, या उसका टोन ऐसा हो कि सामने वाले को समझ ना पाए कि क्या बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो इन्फ्लुएंस हमारे मदर टंग का आ जाता है बोलते समय या सुनते समय, ठीक। उसके बाद क्या है,
प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है या इंसान ना गलत पढ़ रहा है, उसको बोल गया तो आप समझ नहीं पा रहे, आप कह रहे क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो कह रहा है मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप कह रहे क्या क्या ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना, पर वो ठीक से प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा। तो इसमें भी क्या होगा, सामने वाले को दिक्कत होगी समझने में। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स अफेक्ट करेंगे इन सब चीज़ों की वजह से। गॉट इट? समझ आया सबको? अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है? ऑल राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है अब हम कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उनको हम पढ़ेंगे कि साउंड्स क्या होते हैं, टोन क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ये सब चीज़ें ये पढ़ेंगे ताकि आपको ऐसे एमसीक्यू में आ जाए ना, तो आपको सब पता हो कि क्या चीज़ क्या करें। साउंड्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड्स में ना कुछ हमारे वोवल्स के साउंड्स होते हैं जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, और कुछ हमारे कॉन्सोनेंट्स के साउंड होते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये सब चीज़ें क्या है, करेक्टली हमें जानना समझना है, ठीक है? टोन्स, टोन क्या होता है? टोन का मतलब होता है वो जो एक पिच होती है आपकी, स्पीड कह सकते हैं आप थोड़ी सी, कि आप कितनी तेजी से बोल रहे हो भाई, मतलब बहुत ऊंचा बोल रहे हो या बहुत ही कम धीरे बोल रहे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा, वो टोन होता है, ठीक है? यानी राइजिंग एंड फॉलिंग पिच इन स्पीच। कोई बोल रहा है आपको गाते समय टोन का वो ध्यान रखना है, कब आपको स्केल ऊंची करनी है, यानी स्केल यानी गाने में स्केल होती है ना, कब आपको ऊंचा थोड़ा बोलना है, टोन ऊपर करके गाना है, और क्या कब आपको बहुत स्लोली उसको डाउन करना है, उस आपकी जितने रिदम है, समझ रहे हो? तो टोन ये होता है, यानी कि हमारे जो हम जो बोल रहे हो, सुन, तो जो पिच है ना, पिच का बढ़ना, हाई 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 पिच करना या लो 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 पिच करना। लड़ाई के समय लोगों की पिच बहुत हाई हो जाती है, उन्हें गुस्सा तो बहुत तेज बोलते हैं, बहुत ऊंचा बोलते हैं, तो उसको कहते हैं टोन। कहते हैं सामने वाले को कि अभी तू लड़ रहा है तो टोन का ध्यान दे, तू सामने वाले तेरे से बड़ा है तो टोन का ध्यान दे, अगर तू कुछ बोल भी रहा है तो टोन का ध्यान दे, बोलते हो ना आप कभी कभी, तो वही हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? सिंटैक्टिक पैटर्न्स क्या होती है? ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि आपको ना जो सब्जेक्ट पहले लिखना है कि ऑब्जेक्ट बाद में लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपको वर्ब कहाँ लगाना है, ये सब होता है, ठीक है? उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग मैसेज एंड गिविंग रिप्लाई। आप जो सामने से जो मैसेज आ रहा है उसको समझना, समझ के उसको रिप्लाई देना, ठीक है? ये होता है इन्फॉर्मेशन को लेना और फिर रिस्पॉन्ड करना कि क्या आपने समझा, क्या जाना, क्या सीखा। जैसे मैंने आपको बोला, आपने बहुत सा इन्फॉर्मेशन लिया अब तक, अब मैं बोल रही हूँ आप थोड़ा सा रिप्लाई भी कर दो ताकि मुझे भी तो पता चल जाए आपने इन्फॉर्मेशन लिया, आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा वो ये भी बताओ, बुरा लगा वो भी तो बताओ, मुझे बताओ ना क्या इंप्रूव कर सकते हैं आपके लिए, आपको क्या क्या कैसे समझ में आता है, कैसे नहीं आता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है? मैं तो आपको दे रही हूँ, मुझे नहीं पता ना कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, मैं वो क्लासेस सब बता रही हूँ, दे रही हूँ, सारी वीडियोस बता के दे रही हूँ कि ये क्लासेस हैं, ये ले लो, और ये आपके चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, ये कंटेंट है, बट अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा, राइट? आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे हम पढ़ेंगे फोनेमिक ड्रिल्स। फोनेमिक ड्रिल्स क्या होते हैं? प्रैक्टिस ऑफ साउंड्स, साउंड का प्रैक्टिस करना, ठीक है? जैसे कि बहुत सारे हमारे टंग ट्विस्टर्स आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे ना, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत से टंग ट्विस्टर्स अगर किसी को नहीं पता था वो होता है जैसे कोई राइम नहीं होती ना कि मुझे याद आ रहा है, चिंटू के चाचा ने चिंटू की चाची को चांदी डाली, चांदी से, तो वैसे ये क्या है, बार बार आ रहा है, बट जो इसको ढंग से बोल पाएगा, फोनिक्स के साउंड्स ढंग से निकालेगा स्पीड में भी, तो वो बहुत अच्छा मास्टर होगा साउंड में। तो ये रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि बताता नहीं है ना, बस बोलते तो बोल के दिखा, तो बोल के दिखा, तेज तो आम पापड़ बोल के दिखा, तो क्या होता है ये हमें ना एक प्रैक्टिस भी करवाते हैं साउंड्स की, साथ ही में हमें ये बताता है कि हमारा कितना अच्छा कमांड है उन चीज़ों पे, ठीक है? तो ये होता है टंग ट्विस्टर्स या मिनिमल पेयर्स। जैसे हाँ, जैसे हमें एग्जाम्पल्स भी है, आपको जो पढ़ो कितने सिमिलर ये दिख रहे हैं ना, ये शिप और शीप दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? पेन और पैन समझ में आ रहा है? आपने मम्मी को बोला मम्मी ये मम्मी पेन देना, मम्मी कह रही जा भाई स्टेशनरी घर की जहाँ पे स्टेशनरी रखी है वहाँ पे मम्मी ने सारा कर दो, जा रहा है पेन, तो कह रहा है नहीं मम्मी पेन दो, मुझे रोटी सीखना है, कुछ करना है। तो समझ रहे हो? तो ये हमारे फोनिक ड्रिल्स होते हैं, बच्चों को हम करवाते हैं, बहुत मजा आता है अपनी क्लासरूम में भी करवाना, और इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में भी हमें पढ़ रहे हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है? शिप क्या होता है, कोई बोलते कि वो हमारे शो भी आते हैं ना, कार्टून्स भी आते हैं, शीप वाले कार्टून भी आता था, तो ये सब है। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है? जिसको भी नहीं थी अब हो गई, ठीक है? अगर इसमें और नॉलेज चाहिए तो मुझे बताना, मैं इस पर अलग से वीडियो भी बना दूंगी। अगर कोई भी आपको कोई तो टॉपिक आपको समझ नहीं आया मेरे को बताना, ठीक है? ये समझ में आ गया? फोनिक ड्रिल्स क्या होते हैं? साउंड्स जो प्रैक्टिस होती है, जो सिमिलर साउंड्स होते हैं या कुछ उसमें थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है? ये शिप है, ये शीप है, तो ये सब समझ आ रहा है? चलिए आगे चले। एक्टिविटीज क्या करवा सकते हो कि बच्चा अच्छे से सुने, अच्छे से बोले? क्या क्या एक्टिविटीज आप करवा सकते हो बच्चों को? रीडिंग अलाउड, यानी कि आप तेज पढ़ो, तो कुछ पढ़ रहे हो आप, अगर कोई लेसन पढ़ रहे हो या मैंने अभी पढ़ा, लिसनिंग एंड रिपीटिंग सेंटेंसेस, अब बच्चा सुना, बच्चे को पता चला कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन, इस वर्ड की कैसे प्रोनाउंसिएशन होती है, बच्चे ने सुना समझा, अब वो बोलेगा भी। लिसनिंग एंड रिपीटिंग सेंटेंसेस, ठीक है? तो ये एक्टिविटीज हैं, वो आप अपनी तरीके से लिख सकते हो कि आपको कौन सी लगती हैं या आपने कौन सी करवाई हैं, समझ रहे हो? तो रीडिंग अलाउड यानी तेज तेज बोलो क्लासरूम में, यानी तेज बोलो, यानी कि
आप कोई पोम पढ़ा रहे हो बच्चों को, थोड़ा सा तेज वॉल्यूम में पढ़ाओ ताकि हर बच्चे तक आवाज जाए, बच्चों को पता चले कि कहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, कौन से वर्ड की क्या साउंड जा रही है। ये सब प्रैक्टिस से क्या होगा, बच्चा अच्छे से सुनेगा और अच्छे से बोलेगा भी। रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन कराओ। जैसे बहुत सारे आपने स्कूल में देखा भी होगा, बच्चे की कभी क्लास आपने देखी होगी तो बच्चे कितने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सब एक साथ बोल रहे होते हैं ना। तो ये रिपीटेशन, इससे बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स बोलना आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये नहीं है कि भाई ये तो बहुत ओल्ड है, ये तो ऐसे ही नहीं होती, नहीं, ये बहुत जरूरी है। अगर बच्चा तेज बोलेगा नहीं, अगर जब आप बोलते हो तो आप सुनते भी हो, आपको अपनी आवाज भी सुनाई देती है ना, तो बच्चों को सुनाई देती है और वो सुनेगा तो सीखेगा, ठीक है। और साथ ही में जो हमारा रास्ता की लिसनिंग एंड रिपीटिंग सेंटेंसेस, अगर आप चीज़ों को सुनोगे अच्छे से और उसे रिपीट करोगे तो वो आपको याद हो जाएगी। जैसे मुझे भी अभी याद है, बचपन में मैं र और ड में बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, मुझे मतलब मैं बोल ही नहीं पाती, मुझे पता नहीं, मुझे प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बेकार थी। कभी कभी मैं बहुत ही, जैसे मेरे को बोलना है थोड़ा, ठीक है, तो मैं र की जगह र लगा देती थी, थोड़ा हो जाता था, ठीक है। तो मैंने वो सुधारा, ठीक है। जब मैं 8th क्लास में गई, 9th क्लास में, तब मुझे लगा कि बच्चे हंस रहे हैं, मुझे ध्यान देना चाहिए। ये जो र ड में मुझे कंफ्यूजन हो जाती, मुझे समझ नहीं आता था कैसे बोलना है। फिर पापा ने बताया, मम्मी ने बताया कि कैसे करना है। यानी कि इसका मतलब है बच्चों को, यानी मुझे, यानी जब मैं बच्ची थी तब मेरी टीचर ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या फिर उस वर्ड पे, उस हमारी जो मात्रा उस पर ध्यान नहीं दिया, बताया नहीं कि तुमने गलत बोला, तभी तो हुआ ना। तो मैं कंफ्यूज ही रहती थी। फिर अब तो मैंने सुधार लिया, क्योंकि अब हालांकि 9th क्लास का बच्चा है, उसे समझ में आ रहा है ना, उसने सीखा कि अच्छा मैं यहाँ पे गलती करती हूँ तो सब हंसते हैं, बोलते भी हैं जरा थोड़ा बोल के दिखाइयो, तो मैं बोलती थोड़ा, उसके बाद हंसना बंद हो गया। कि उन्होंने ये भी बोला था तू तो सीख गई। मैं क्यों नहीं सीखूंगी भाई, जब मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, तो मैं सीख ही लूंगी ना उस चीज़ को। वैसे होता है, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती, डांसिंग या सिंगिंग नहीं आती, क्या होगा, आप सीखो, आपको आ जाएगी। कितना सिंपल है ये। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रोनाउंसिएशन, रिदम, राइम, और साथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंटोनेशन और मॉड्यूलेशन। क्या क्या होता है सब वर्ड्स, बहुत भाई वर्ड्स आगे, चलो थोड़ा सा जानते हैं क्या है वर्ड्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप सबको ही पता है क्या होता है, करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग अ वर्ड, किसी भी शब्द को सही से बोलना प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन वर्ड भी हमने सीखा है, ठीक है। पता नहीं आपने सीखा कि नहीं, मैंने तो सीखा है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि आसपास के कुछ बच्चे ने इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते थे, प्रोनाउंसिएशन। तो मुझे ऐसा लगता था प्रोनाउंसिएशन बोलना कि प्रोनाउंसिएशन बोलना। देखो, मेरे इंग्लिश के टीचर ने सभी बच्चों को टोकते हुए बोला कि इस वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तब से मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, और जो प्रोनाउंसिएशन बोलता है वो गलत बोलता है, ठीक है। तो ये वर्ड भी इतना मुश्किल है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी इतनी मुश्किल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आपको बच्चों पे ध्यान देना है, ये वाली स्किल्स आपको अच्छे से सिखानी है बच्चों को, और खुद भी सीखनी है, ठीक है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, राइट। चलिए, रिदम। रिदम क्या होता है, स्ट्रेस ऑन सिलेबल्स इन स्पीच। सिलेबल्स सबको पता है, सिलेबल्स जैसे मुझे याद है मैंने पढ़ा था, वाटर है ना, तो उसमें वो और टर एक साथ आ रहा है, आपने वो बोला फिर टर बोला, तो सिलेबल ही होता है। नहीं, जो साउंड का कॉम्बिनेशन होता है वो सिलेबल होता है, ठीक है। वो टर, थोड़ा सा जहाँ पे हल्का सा एकदम आपको गैप दिख रहा है ना, उसको अलग कर दो। वाटर को एक साथ बोलते हैं, पर वो और टर एक साथ बोलते हैं, ठीक है। वॉट और अर नहीं बोलते ना, वॉट टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पर देखना, आपको समझ में आएगा सिलेबस क्या होते हैं। बाकी मैंने बता भी दिया, बाकी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर मैंने बता दिया। तो रिदम पे हमें ध्यान देना है कि कहाँ कैसे किस रिदम में आपको बोलना है, ठीक है। कहाँ पे हमें किस वर्ड पे हमें थोड़ा सा हाई पे हमें पिच करना है, जैसे वो टर, यानी वो पे हमारी जो पिच है वो बढ़ी, ऊपर की तरफ गई, वो आवाज बढ़ा, और टर पे यानी आवाज नीचे की तरफ डाउनफॉल हुई, टर आवाज हमारी हुई, क्या हुई, कम हुई। रिदम ही होता है। समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है? आई होप ना हो, ठीक है। अगर हो भी तो क्या, कोई बात नहीं, कमेंट में पूछ लो, क्या हो गया भाई, डरना नहीं चाहिए, नहीं आता तो नहीं आता, बात खत्म। उसके बाद राइम। राइम आप सबको पता है, वो जो सुर लगाते हैं बच्चे कविताएं गाते गाते, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है सिमिलर साउंड एंडिंग्स इन पोएट्री, जैसे कि कैट हैट राइम हो गया, ठीक है। कैट हैट बैट जेट, ठीक है। तो राइम ये होता है, यानी जब किसी कोई भी लाइन है, लाइन के एंड में सिमिलर जैसे कोई साउंड आ रहा है, ठीक है। मैं चली तू चला, तो ल ल ल आया ना, तो ये राइम होती है भाई। समझ में आ गया? राइम तो बहुत ईजी है ना, यानी कोई भी वर्ड या किसी वर्ड के या किसी सेंटेंस के कोई राइम बन जाए, ठीक है। जैसे कैट हैट, आई हैव अ कैट, यू हैव अ हैट, एक राइम बन गया, एक पोएट्री बन गया। उसको और नीचे नीचे लिखते जाओ। हमें करवाते भी थे ना क्लासरूम में इंग्लिश के, कि चलो पोम में आप लास्ट वर्ड्स को देख के बताओ कौन से साउंड्स एक साथ मिल रहे हैं कौन से नहीं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे चलते हैं। इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन सेंटेंसेज। एक सेंटेंस बोलते समय ना हमारी आवाज बहुत सारे शब्दों पे क्या होती है, बढ़ती है, हाई जाती है, और बहुत सारे शब्दों पे ऐसे लो जाती है, ठीक है। और जैसे 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 आप देखते हो कि सेंटेंस खत्म होता जा रहा है, तब भी हमारी वॉइस हाई से कम 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 लो हो जाती है कि सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है। जैसे राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन सेंटेंसेज,
क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत वॉइस थी मेरी, बहुत ऐसे हाई वॉइस आपको दिख रही होगी, फिर लास्ट करते करते लो हो गई। तो ये होता है इंटोनेशन। ये सिमिलर हो सकता है आपके किससे, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारे कहाँ लो होता है, हमें टोन में थोड़ा लो होता है पिच को, तो ये थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। अब है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, कंट्रोलिंग पिच टोन फॉर एक्सप्रेशन। अपने पिच और टोन को कंट्रोल करके, मॉड्यूलेट करके, गाने में बहुत होता है यूज मॉड्यूलेशन। अगर जब आप गाते हो तो आपको कभी गाते गाते लगता हो ना, अरे यहाँ पे मुझे एकदम स्लो में जाना है, मुझे धीरे से बोलना है, ताकि ये गाना इसी तरह बनाया गया है। फिर यहाँ पे मुझे बहुत तेज अपने सुर लगाने हैं, हाई स्केल पे बोलना है क्योंकि एंडिंग हो रही है, फिर अचानक से फिर धीरे धीरे करके एंडिंग हो जाती है। तो ये मॉड्यूलेशन होता है, नहीं कंट्रोल करना हमारे पिच को, कहाँ तेज जाना है, कहाँ लो जाना है, ठीक है, टोन कैसी जानी है, सब मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन में कंट्रोल करना है पिच और टोन को एक्सप्रेस करते टाइम, ठीक है। इसमें अभी कितनी सारी बातें करी आपसे, कितने सारे सिलेबस में आपको कितने सारे टॉपिक्स बताए। आपने नोटिस किया बहुत जगह मेरी पिच ऊपर हुई, बहुत जगह कम हुई, कंट्रोल किया मैंने कि कहाँ मुझे कम करना है, कहाँ मुझे इस तरीके समझाना है, कहाँ मुझे थोड़ा सा आपको एक फैमिलियर वाइब देनी है, कहाँ पे मेरे साउंड से ही आपको पता चले ना कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, समझ गए। आगे है हमारे पंचुएशन। वही पंचुएशन मार्क्स सबको याद है ना, हम जो पंचुएशन मार्क्स वगैरह लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि इस मार्क का जो है, ये ऐसे फोटो दे देंगे तो इसका नाम बताओ, क्या बोला जाता है इसको। बहुत सारे तो आपको नाम याद भी नहीं होंगे क्योंकि हम तो याद है, हमारे लिए तो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है ना, जैसे हमारे कोई भी कॉलम हो गया हमारा, ठीक है, तो कभी हमने बोला कि कॉलम है, बहुत कम, ठीक है। सेमी कॉलम है, इसको भी पता, सेमी कॉलन नहीं, हमारे पास कुछ वर्ड्स है कि अरे दो डॉट होते हैं, लगा दे ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, इन सब का यूज और ये कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है ये पता होना चाहिए। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है। या फिर ये बोल दिया कि गिव मी 3 नेम्स ऑफ पंचुएशन मार्क्स विद साइंस, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको अपने फेवरेट पंचुएशन मार्क्स लिखने होंगे, उनके साइंस ड्रॉ करके आने होंगे, ठीक है। फुल स्टॉप कैसा दिखता है, एपोस्ट्रोफी कैसा दिखता है, सेमी कॉलम कैसा दिखता है, हमारा कोमा कैसे दिखता है, डैश कैसा दिखता है, एलिप्सिस कैसा होता है, कॉलन क्या होता है, एस्टेरिस्क क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, स्लैश क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है ओरल एक्सप्रेशन। ओरल एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेशन आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स, बोल के अपनी विचारों को व्यक्त करना ही होता है, लिख के नहीं कर रहे हो, साइन लैंग्वेज के थ्रू नहीं कर रहे हो, आप बोल के कर रहे हो, तो उसको कहते हैं ओरल एक्सप्रेशन, समझ गए। बस सिंपल, क्या है इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दो, एग्जांपल्स दे दो। इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ओरल एक्सप्रेशन का। देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, अगर आप बोलते हो तो सामने वाले को अच्छे समझ में आता है क्या बोलना चाह रहे हो। राइटिंग में, टेक्स्ट मैसेजिंग में कभी कभी क्या होता है, हम अपने पूरे विचार, हमारे पास इतना कुछ होता है बोलने को, लिखते लिखते हम थक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं छोड़ो, जब मिलेगी तभी मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, ठीक है। तो बोलने से ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सामने बहुत अच्छे से आपकी फीलिंग्स को समझ पाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है किसी भी इंसान का, अगर आप बोलते हो, बातचीत करते हो, आप फ्रेंड से करते हो, पब्लिकली करते हो, क्लासरूम में, कॉलेज में करते हो, स्टेज पे जाके आप अपने कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। साथ ही में सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है, लोगों में हमें सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। कॉपरेशन की भावना आती है, एक साथ मिलजुल के काम करना आता है, ठीक है। हम पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट करते हैं सोसाइटी में, बोल के कि उससे बात करते हैं, दोस्त बनता है, एक साथ काम करते हैं, समझ रहे हो। एकेडमिक ग्रोथ भी होती है, हम किसी भी, अगर कोई डाउट है, हमने टीचर से पूछा, टीचर ने बताया, फिर हमने अच्छे समझ लिया, तो हमने उनको थैंक यू बोला कि हमें अच्छे समझ में आ गया टीचर, थैंक यू सो मच। तो एक अच्छा हमारा क्या बिल्ड हुआ, एकेडमिक ग्रोथ हुआ हमारा, ठीक है। साथ में कोई डिबेट वगैरह उसमें पार्टिसिपेट किया, डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, प्रेजेंटेशन वाइवा में अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे अगर हमारे पास ओरल एक्सप्रेशन अच्छा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं, लैंग्वेज डेवलप करता है, अगर हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करते हैं, साथ में ग्रामर कहाँ कैसे लगाना है बोलते समय, ठीक है, वो हम इंप्रूव करें। साथ ही में वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहे हैं कि हर बार एंड ना लगाया जाए, हाँ, बार बार लाइक दिस लाइक दैट, ये लाइक वर्ड ना बोला जाए, तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करोगे तभी तो एक वर्ड का रिपीटेशन कम करोगे, ठीक है। साथ ही में क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बहुत अच्छी होती है, बच्चों की, बड़ों की, सबकी, की ऑर्गेनाइज कर पाते हैं हम अपने थॉट को कि कैसे बोलना है। अगर मुझे बहुत कुछ बताना है सामने वाले को, बट मुझे स्टार्टिंग से बताना है ना कि कैसे स्टार्ट हुआ ये चीज़, फिर ये एक्सीडेंट छोटा सा हो गया, फिर इसमें फिर मेरा फायदा कैसे हुआ, ये मुझे बताना है सामने वाले को, कि ऑर्गेनाइज करके बताना है। तो दिमाग में पहले ऑर्गेनाइज करूँगी कि पहले मुझे क्या बोलना है, पहले मुझे बोलना है मैं उधर जा रही थी, ये मुझे पहले बोलना है, ये नहीं बोलना कि भाई मेरे को तो सोने की चप्पल मिली, समझ रहे हो, बहुत ही बेकार एग्जाम्पल था, फिर भी ठीक है, सुन लो। तो हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर ओरल एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करता है, क्योंकि ये हमें क्या कैसे कहाँ बोलना है, कैसे हमारे कौन से लॉजिक लगा के क्या वर्ड्स यूज करके बोलना है, ये हमें दिमाग में प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज भी आती है हमारे अंदर। अगर हम अच्छे से बोल पाएंगे, सामने वाले को मैं मोटिवेट कर दूंगी बोल के, मैं उसको अपना काम करवाने के लिए मना लूंगी, तो क्या होगा कि यानी कि मैं बोल की चीज़ें करवा सकती हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल ही इतनी अच्छी है। यानी ओरल एक्सप्रेशन का मतलब ये ओरल यानी कम्युनिकेट करना, मुंह से बोलना, ठीक है।
तो ये अच्छी है तो मैं लीडर बहुत अच्छी हूँ। अगर मैं सामने वाले को मना ले रही हूँ कि अरे गुस्सा थूको, ये काम करो, सब एक साथ मिल के करो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, या मैं सामने वाले को एकदम मोटिवेट कर दे रही हूँ बोल के कि आज तो हम ये वाला टास्क कंप्लीट करके दिखाएंगे, तो मेरे अंदर क्या इंप्रूव हो रहा है, लीडरशिप स्किल्स। साथ ही में करियर रेडीनेस, अगर आप बहुत अच्छा बोल सकते हो तो आप इंटरव्यू वगैरह कहीं भी होगा वहाँ बहुत अच्छा बोलोगे, कोई मीटिंग होगा वहाँ बहुत अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा बोल पाओगे। कोई जैसे अभी ये क्या है, ये एक तरह मेरा प्रोफेशन है, मैं हाँ यूट्यूब के माध्यम से क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ आपको। अगर मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ तो आप अच्छे से सुन पा रहे हो, मैं नॉलेज जो देना चाह रही हूँ आप उस नॉलेज को ले पा रहे हो, तो ये क्या मदद कर रहा है मुझे करियर में, मेरी करियर अच्छा करने में मदद कर रहा है, मुझे एक अच्छा प्रैक्टिस दे रहा है, ठीक है, मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चले। आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है ओरल एक्सप्रेशन का? ठीक है, देखो बहुत, अगर आप ठीक से बोल पाओगे तो क्या होगा, आप जो बोल रहे हो, जितनी भी आप लाइनें बोल रही हो, जो स्पीच आपने दी है वो क्लियरिटी के साथ दी है, सामने वाला सुन के समझ पा रहा है और फिर आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है। आपको बोलना आ रहा है ढंग से, कहाँ पॉज लेना है आपको ये समझ में आ रहा है, आप ये नहीं बस बोले जा रहे हो, सामने समझ नहीं आ रहा है कि इसकी बात खत्म किधर हुई, फिर कौन सी नेक्स्ट स्टार्ट हुई, कैसे हुई, समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्फ्लुएंस, टू यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस स्मूथली। आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ कैसे वर्ड्स, कैसे सेंटेंसेस का यूज करना है, किस तरीके से करना है, ताकि एक इन्फ्लुएंसी जो होती है ना हमारी, वो इन्फ्लुएंसी बनी रहे, कैसे कैसे बोलना है, बीच में ब्रेक ना हो, ज़्यादा आ ई का यूज़ ना करें कि हमसे कुछ भूल जाते हैं। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, जैसे स्कूल टाइम में रीडिंग करते करते वो चीज़ भूल, मैम वो कुछ सुना रहे हैं कोई क्वेश्चन आंसर, तो भूल जाते, तो कहते मैम वो ऐसे करते ना, तो ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ये अच्छा हमारा ओरल एक्सप्रेशन नहीं हुआ, राइट। इसके भी रूल्स हैं, अगर आप बोल रहे हो, पॉज लेना चाह रहे हो तो समझ लो। साथ ही में और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ऑफकोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके जो शाइनेस है वो खत्म हो जाता है, स्टेज फियर बहुत से बच्चों को हो जाता है, तो वो खत्म होता है। कैसे होगा, अगर आप बोलोगे स्टेज पे जाकर धीरे धीरे करके बोलोगे, हेजिटेशन कम होगी आपकी। ठीक है, और साथ ही में लॉजिकल प्रेजेंटेशन, हमारा जो माइंड है वो सही टाइम पे वर्क करेगा और सही वर्ड्स देगा बोलने के लिए। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट आपको आइडियाज़ भी आएंगे। साथ ही में बात करें तो इंटरैक्टिव एबिलिटी बढ़ेगी, आप पार्टिसिपेट करोगे ग्रुप डिस्कशन में, टीम वर्क में, एक्सेट्रा सब में। ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग और रिस्पॉन्ड, अच्छे से सुन पाओगे, समझ पाओगे, अच्छे से बोल पाओगे आप, इसलिए ओरल एक्सप्रेशन का ये ऑब्जेक्टिव है। साथ में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर भी बूस्ट होगी, आपने कुछ बोला, कुछ सुना, तो उसको आप स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा कर पाओगे, आप समझ पाओगे, इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इनोवेटिव थिंकिंग को भी बूस्ट करता है। समझ आया आप सबको? चलिए फिर आगे चलते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, एक तो इंडिविजुअल ओरल एक्सप्रेशन, यानी वन पर्सन ही होता है इसमें, यानी जैसे मैं हूँ वन पर्सन, मैं ही आपको बता रही हूँ, मैं ही आपको सुना रही हूँ, जो भी मैं ही आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या ओरल एक्सप्रेशन क्या है? इंडिविजुअल, मैं सिर्फ मैं बात कर पा रही हूँ, आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोरी टेलिंग हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यही होता है, यानी एक वन वे हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या, ग्रुप जो हमारा ओरल एक्सप्रेशन हो सकता है, नहीं बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप के हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, स्किट भी हो सकता है, रोल प्ले भी है। ठीक है, तो वो सब ग्रुप डिस्कशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी कोई फॉर्मल बिल्कुल ही सेटिंग में, आप फॉर्मल सेटिंग में बैठे, कोई इंटरव्यू है, ठीक है, ये ऑफिस है, कोई स्कूल का डिबेट है, या प्रिंसिपल सामने बैठा है, आपको अपने कुछ विचार व्यक्त करने हैं। ठीक है, सेमिनार हॉल में आप अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहे हो, तो कैसे आपको बोलना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, समझ रहे हो। आगे देखते हैं इनफॉर्मल, हमारे जो बातचीत होती है, जो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ऐसे मजे मजाक में कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप अलग वर्ड्स यूज़ करते हो, राइट, दोस्तों के साथ अलग करते हो, अपने और स्कूल कॉलेज और ऑफिस में अलग करते हो, राइट। तो यही होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ओरल एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या है हमारा प्रिपरेटेड ओरल एक्सप्रेशन, यानी स्पीकर प्रिपेयर्स कंटेंट इन एडवांस। समझ में आ गया, एडवांस में हमने अपना कंटेंट कर लिया है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाने के लिए मैंने एडवांस में किया है कि क्या मुझे पढ़ाना है, कौन कौन से मुझे टॉपिक्स लेने हैं, कौन से छोड़ना है, ये भी तो देखना है। सिलेबस में क्या लिखा है मुझे वो देखना है, सिलेबस में जो लिखा है उसके अंदर कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ज़्यादा स्लाइड्स बनाने हैं। जैसे ओरल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसके टाइप भी लिखे, इंपॉर्टेंस भी लिखे, ऑब्जेक्टिव भी लिखा। ठीक है, पंचुएशन मार्क इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने बस उसका एक पिक्चर लगा दिया कि इतने हैं पंचुएशन मार्क, आपकी नॉलेज के लिए पढ़ लो, याद कर लो, स्पेलिंग वगैरह देख लो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ना हमें प्री प्लान करने, एज अ टीचर आपको ही पता है, हमें प्री प्लान करके चलना पड़ता है चीज़ों को, कि सामने वाले बच्चों का जो भी है स्टूडेंट हमारे, उनका एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, सिर्फ नॉलेज मिले। अगर वो ये वीडियो दे रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज मिले, उनको नॉलेज मिले, हमारा एक्सपीरियंस मिले, एडवाइस मिले। ठीक है, ये हमारे एज अ टीचर, एक अच्छे टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस था। उसके बाद क्या है, स्पॉन्टेनियस ओरल एक्सप्रेशंस, यानी कि इंस्टेंट स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, ऑन द स्पॉट टॉपिक दे देते हैं ना, कभी कभी डिबेट वगैरह में देखा होगा आपने कंपटीशन में, ये ऑन द स्पॉट टॉपिक, ये जो वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है ना, ये मुझे पता चला 9th क्लास में कि ऑन द स्पॉट का मतलब क्या होता है। जब मैं गई थी कि भाई कौन सा कंपटीशन हो रहा है जोनल लेवल वगैरह में, ठीक है, तो मैं बहुत क्रिएटिव हूँ बचपन से ही, तो मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। नुक्कड़ नाटक हो गया, जोनल लेवल में फर्स्ट पोजीशन आई, थर्ड पोजीशन आई 9th और 10th में, 9th 10th तक ही किया मैंने सब। योगा कंपटीशन में जाती थी, पंजाबी वो था
कविता कंपटीशन मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है नहीं पंजाबी, तो मेरे बट मैंने अच्छा परफॉर्म किया। मैंने हिंदी कविता कंपटीशन में भी, तो बहुत सारे स्कूल लेवल पे भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले, जोनल लेवल पे मिले। तो क्या है, ये सब ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें मिल जाती थी। जैसे अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो कभी, तो आपको डिबेट में कभी कभी ना ऑन द स्पॉट मिलता है बोलने के लिए, कि ये है जो फ्रेशर्स, आप सब तो कॉलेज में आ गए हो, हमारे फ्रेशर्स होते हैं, तो उसमें एक राउंड होता है ना ऑन द स्पॉट, कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे, उस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे, अपने क्या आप सोचते हो उस टॉपिक के, तो वो भी हमारा ओरल एक्सप्रेशन का एक टाइप हो गया। ये वाले जो टाइप्स है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गारंटी से कह दे रही हूँ मैंने ये खोज के निकाला, मुझे लगा सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम मोड्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। ये तो बहुत ईजी मोड्स, यानी कैसे कैसे ओरल एक्सप्रेशन हो सकता है, कैसे आप बोल सकते हो, या तो आप गा के बता सकते हो, बोल के बता सकते हो बच्चों को, कोई स्टोरी टेलिंग करके बता सकते हो, कोई ड्रामा आपने, कोई रोल प्ले आपने बना दिया बच्चों को, कोई चैप्टर ले लिया, उसमें कोई कैरेक्टर्स थे, वो बच्चों को बना के बता दिया कि इस तरह होता है, कोई ग्रुप एक्टिविटी करवा दी, ग्रुप डिस्कशन करवा दिया, बैठा के डिबेट करवा दिया इस टॉपिक पे। ठीक है, और क्या क्या राइम वगैरह, हमारे पोम्स वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, सब हमारा ओरल एक्सप्रेशन के मोड्स है कि ऐसे ऐसे हम बच्चों को ओरल एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस बैठा के बच्चों को शेयर कर रहे हो कि बेटा जब मैं थी ना तुम्हारी उम्र की, तो मैं ऐसे ऐसे करती थी, मैंने ये चीज़ें सीखी, आप भी सीखो, तो ये सब हमारा ओरल एक्सप्रेशन है। आगे देखते हैं यूजिंग सिंपल इंस्ट्रक्शंस। ये एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में कि सिंपल इंस्ट्रक्शन जो हमारे क्या है, ये मैथड्स है, ये ध्यान में रखना। तो इंस्ट्रक्शन से नहीं, मैथड्स है, यानी ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैथड स्ट्रेटजीज जिससे हम बच्चों को एजुकेशन के फील्ड में लैंग्वेज सिखा सके। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, इन सबको आपको थोड़ा सा डिटेल में आप लिख के आना अगर पूछे तो, बाकी मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता के मैं समझा देती हूँ। डिक्टेशन, डिक्टेशन का मतलब क्या है, बच्चों आप बोल रहे हो कि बच्चों चलो अब ये लिखो, आपने बोला लिखो कबूतर, तो बच्चे ने लिखा कबूतर। अब आप जाके देख रहे हो कि बच्चे ने ठीक से सुना, अब मात्राओं का मिस्टेक तो नहीं किया, तो ऐसे आपने बोल दिया लिखो हैन, तो बच्चे ने क्या हैन की स्पेलिंग सही लिखी, कैसे लिखी, ये सब होता है डिक्टेशन। आप बोल रहे हो, बच्चा लिख रहे हैं। ड्रिल्स, यानी कि अब आप रिपीटेशन करा रहे हो बच्चों को कि बोलो 2 1 2 बोलो, सब बच्चे बोल रहे हैं 10 बार 2 1 2 2 1 2 2 1 2, ये ड्रिल हो रहे हैं, प्रैक्टिस करवाना, बच्चों को बोलना सिखाना। कोई बच्चों को अगर नहीं आ रहा, किसी बच्चों को कोई वर्ड बोलना ही नहीं आ रहा, तो आप बच्चों को बुलवा रहे हो कि बच्चे ग्रुप है, ग्रुप बोलो GROUP, ग्रुप बोलो ग्रुप। जो बच्चा अलग प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, वो अलग थोड़ा अलग बोल रहा है, तो आप उसको सिखा रहे हो, तो थोड़ा सा रिपीटेशन। छोटे बच्चों को आप देखा हो ना, कॉपी में हम देखते हैं उनको जो हमारे नंबर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं, उनको बार बार लिखने को देते हैं कि ये 10 टाइम्स लिख के आना, ABCD 10 टाइम्स लिख के आना। ठीक है, तो ये हमारे ड्रिल्स, इसके थ्रू भी बच्चे, ये सब क्या है, ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस है जो यूज करोगे तो लैंग्वेज में बच्चा अच्छा कर पाएगा। पेयर वर्क, यानी कि पेयर्स में बच्चों को ग्रुप बना दिया, काम देखते 2 2 का ग्रुप बनाया, तो पेयर वर्क भी करवा सकते हैं। ठीक है, बच्चे अपने दोस्त के साथ या किसी भी पार्टनर्स के, स्टूडेंट्स हैं, हम क्लासमेट है, उसके साथ ग्रुप बना के काम कर रहा है, पर वो 2 का ग्रुप है बस, इसलिए पेयर वर्क है। और जो ग्रुप होते हैं जिसमें 4 5 बच्चे हैं मिलकर काम कर रहे हैं, ग्रुप वर्क भी करवा रहे हैं, उससे बच्चे को बहुत सी चीज़ें बच्चा सीख भी रहा है ग्रुप में, राइट, और साथ ही में लैंग्वेज भी सीख रहा है, लिसनिंग और स्पीकिंग में भी बहुत मदद कर रहा है बच्चों को। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल्फ करेक्शन। बच्चों को आपने दे दिया कि बच्चा आप ही देखो क्या गलती है लगती है, तो बच्चा खुद सोच रहा है कि मैम मुझे लगता है ये गलत है, या ये मुझे ना ये स्पेलिंग याद नहीं है मैम, इसलिए मुझे लगता है गलत है शायद, तो बच्चा खुद सेल्फ करेक्शन की स्ट्रेटेजी अपना के आप बच्चों को, यानी कि बच्चा अपने आप को ही चेक कर रहा है, ठीक है, कि क्या गलती है, असेसमेंट कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, साथ ही में ओरल लैंग्वेज, हमारे जो गेम्स होते हैं, ठीक है, कुछ गेम्स होते हैं जो हम बोल बोल के खेलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड गेम होता है ना हमारा, कि कोई भी वर्ड बोलेंगे, उसके लास्ट में जो अल्फाबेट होगा उससे दूसरा बच्चा दूसरा वर्ड बोलेगा, और कैटेगरी आप कर सकते हो कि सिर्फ एनिमल्स में ही बोलना है ऐसे करके, या सिर्फ या फिर कोई भी वर्ड बोलो बच्चों, आपको कोई कैटेगरी नहीं, आप बस वर्ड बोलो। ठीक है, अगर आपने पेन बोला तो एन से खत्म हुआ, तो दूसरा बच्चा एन से कोई वर्ड बोलेगा, नेस्ट बोल दिया, तीसरा बच्चा टी से बोलेगा, टेस्ट बोल दिया, फिर दूसरा बच्चा टी से बोलेगा, टाइगर बोल दिया, समझ रहे हो। तो ये गेम सब खिलवा सकते हो, जो बच्चों को ना बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे, बच्चे रिकॉल करना सीख पाएंगे, बोलना सीख पाएंगे, कहीं कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक होगी तो उसी टाइम आप बच्चों को फीडबैक भी दोगे। ठीक है, समझ में आ गया।